नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्यकालीन बिहार के इतिहास में बिहार में अफगान शासन। ठीक है। और इस टॉपिक का जो महत्वपूर्ण पहलू जो है वो शेर शाह से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह रहने वाली है। और ये मध्यकालीन बिहार का सबसे प्रमुख व्यक्ति भी आप इनको कह सकते हो, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी ने कई बार पूछा है। ठीक है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, इनका जो शासन का जो समयकाल जो रहेगा कब से कब तक रहेगा, तो 1540 से लेकर, ठीक है, 1545 तक इनका जो शासन जो है बेहतर प्रशासन के लिए जाना जाता है। बहुत ही कम समय का शासन था, लेकिन एक बेहतरीन प्रशासन के लिए इनका शासन जाना जाता है। ठीक है। जन्म कब हुआ था, तो 1472 में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, तो अफगान परिवार में हुआ था। इनके जो पूर्वज जो थे अफगान से आए थे। ठीक है। पिता का नाम क्या था, हसन खान, जो कि कहाँ के जागीरदार थे, तो जौनपुर के जागीरदार थे। अब बचपन का नाम जो था इनका फरीद खान था। ठीक है। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन जो थी, प्राथमिक शिक्षा जो थी, कहाँ पे हुई थी, तो ध्यान में रखना है, जौनपुर में ही हुई थी। ठीक है। शुरुआती शिक्षा कह लीजिए, प्राथमिक शिक्षा कह लीजिए या फिर प्रारंभिक शिक्षा कह लीजिए। फरीद की बात करेंगे, फरीद खान जो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी की। ठीक है। लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो शेर खान की उपाधि इनको मिली थी दक्षिण बिहार के सूबेदार, ठीक है, या फिर जागीरदार कह लीजिए, जिनका नाम क्या था, बहार खान लोहानी। ठीक है। और उसके बाद आगे चल के ये कौन सी उपाधि धारण करते हैं, शेरशाह। ठीक है। तो शेरशाह की उपाधि कब धारण करते हैं, तो यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, चौसा की लड़ाई, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, जिसमें हुमायूं जो थे वो पराजित हुए थे और शेरशाह सूरी इसमें से विजयी रहे हैं। जिसके बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। तो लोहानी ने शेर खान को अपने पुत्र जलाल खान का अंगरक्षक नियुक्त किया था, बॉडीगार्ड बनाया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। तो बहार खान लोहानी जो था उसका पुत्र का नाम था जलाल खान। ठीक है। और उनकी पत्नी का नाम की बात करेंगे, बहार खान लोहानी की पत्नी का नाम था दुदू बेगम, जो कि जलाल खान की मां हुई। तो जब बहार खान लोहानी का जब डेथ हो जाता है, तो उसके बाद शेरशाह की बात करेंगे या फिर शेर खान की बात करेंगे, तो उसकी जो पत्नी जो थी बहार खान लोहानी की, दुद्दू बेगम, उससे विवाह कर लेते हैं। और इस क्रम में दक्षिण बिहार की सूबेदारी किसे प्राप्त होती है, तो शेरशाह सूरी को प्राप्त होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखने योग्य है। ठीक है। मैंने कल की क्लास में बताया था, एक ताज खान की पत्नी थी लाड मलिका, जो कि चुनार का किलेदार था। तो जैसे ही ताज खान का देहांत होता है, तो लाड मलिका से विवाह करते हैं, जिसके बाद आप देखोगे चुनार का जो काफी अचूक संपत्ति इनको हाथ लगती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखोगे बहार खान लोहानी की डेथ होने के बाद उसकी पत्नी जो थी दुदू बेगम, उससे ये विवाह कर लेते हैं। तो दो विधवा से इन्होंने विवाह किया था, एक दुदू बेगम, ठीक है, जो कि मतलब ताज खान, सॉरी, बहार खान लोहानी की पत्नी थी। और उसके बाद चुनार का किलेदार का नाम क्या था, ताज खान। ठीक है। और उसकी जो पत्नी जो थी उसका नाम था लाड मलिका, तो उससे भी इन्होंने विवाह किया था, जो कि आगे पढ़ने को मिलेगा। अब देखेंगे चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो 1528 में हुआ। ठीक है। इस युद्ध में शेर खान बाबर की ओर से मुगल सेना से लड़ा था, यह भी आपको ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे तो बाबर भी उसमें शामिल था। और इसमें शेर खान की बात करेंगे तो बाबर की ओर से मुगल सेना में लड़ा था। युद्ध में मुगलों को सफलता मिली। इसी युद्ध के दौरान मुगल सेना की स्थिति देखकर शेर खान ने कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। ठीक है। बाबर ने एक बार शेर खान को चालाक अफगान कहकर हुमायूं को सचेत किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है। इसको मार्क कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है सो मैं बता देता हूँ। आपसे प्रश्न पूछेगा, किस युद्ध में शेर खान ने कहा था, से अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को सफलता से, मतलब क्या करूंगा, भारत से खदेड़ दूंगा। ठीक है। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से या फिर सफलता से मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। ये किस युद्ध में कहा था शेर खान ने, तो ध्यान में रखना, या फिर शेरशाह ने, तो 1528 के चंदेरी का युद्ध में। ठीक है। बाबर की बात करेंगे तो बाबर ने भी एक बार शेर खान को चालाक अफगान, ठीक है, चालाक अफगान, ठीक है, मतलब क्लेवर अफगान कहकर शेर खान को किसने संबोधित किया था, तो ध्यान में रखना, बाबर ने किया था। एक्चुअली में बाबर अपने पुत्र हुमायूं को सचेत करना चाहता था, सब बेटा, मेरी जिंदगी तो 1530 में समाप्त होने ही वाली है। मजाक कर रहा हूँ, किसी को अपने मौत के बारे में पता नहीं होता। हालांकि 1530 में बाबर का देहांत होता है। और उसके बाद आप देखोगे जो शासक जो बनता है हुमायूं, और हुमायूं का जीवन भर संघर्ष किसके साथ होता है, तो
शेर खान के साथ। शेर खान के कारण उसको कई वर्षों तक अपना, आप देखोगे लगभग 15 वर्षों का अपने निर्वासन जीवन भी जीना पड़ता है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देखोगे तो बाबर ने हुमायूं को सचेत किया था शेर खान से। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर और अफगान महमूद लोदी के साथ हुआ। ठीक है, जिसमें शेर खान महमूद लोदी की ओर से शामिल हुआ पर वो पराजित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। पहले वाले युद्ध में देखोगे, चंदेरी के युद्ध में शेर खान की बात करेंगे, बाबर की ओर से लड़ा था। लेकिन यहाँ पे घाघरा के युद्ध में शेर खान किसके तरफ से लड़ा, तो ध्यान में रखना, किसकी तरफ से लड़ा, तो महमूद लोदी की तरफ से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो दो दो लड़ाई यहाँ पे हो गई। सबसे पहले चंदेरी की लड़ाई, ठीक है, और दूसरा जो हो गया कौन सा युद्ध हो गया, तो दूसरा जो हो गया आपका घाघरा का युद्ध। दोनों को आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, से बताओ किस युद्ध में, ठीक है, शेर खान बाबर के साथ लड़ा था और किस युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ा था। तो अगर आपसे पूछा जाए बाबर के साथ तो चंदेरी का युद्ध, और बाबर के खिलाफ तो ध्यान में रखना घाघरा का युद्ध। कभी भी आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए से बताओ, अगर नॉर्मल प्रश्न अगर पूछा जाए चंदेरी के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ा था तो शेर खान सूरी चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ लड़ा था तो किसके खिलाफ था, तो ध्यान में रखना मेदिनी राय। चंदेरी में मेदिनी राय ही था ना। और यहाँ पे अगर ये पूछा जाए से बताओ घाघरा के युद्ध में शेर खान सूरी किसके साथ था, तो ध्यान में रखना महमूद लोदी के साथ था, पर वह पराजित होता है। 1529 में जब नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया तो शेर खान ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया, और यहाँ पे उसने उपाधि धारण की हजरत आला। तो तीन तीन उपाधि हो गया। पहला उपाधि शेर खान जो कि बहार खान लोहानी ने दिया, दूसरा उपाधि शेर शाह जो कि चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद धारण किया, और तीसरे उपाधि की बात करेंगे तो हजरत आला जो कि नुसरत शाह जो कि बंगाल का शासक था उसे जब पराजित करते हैं तब ये उपाधि धारण करते हैं हजरत आला। ठीक है, अब यहाँ पे 1530 ईस्वी में शेर खान ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलेंगे। चुनार जो है सो आपका यहाँ पे जाओगे, ये वाराणसी के पास में एक छोटा सा जगह है चुनार, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता है वो। ठीक है, तो 1532 ईस्वी में हुमायूं द्वारा चुनार पर पहला घेरा डाला गया। ठीक है, इस लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं की मजबूत स्थिति देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और साथ ही अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेना में भेजा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, सो 1530 में शेर खान ने चुनार के किले पर अधिकार तो किया, लेकिन बाद में जाके उस पर अपना घेरा डाल दिया। और उसके बाद हुमायूं जब बहुत ही अपने मजबूत सेना के साथ चारों तरफ से जब चुनार के किला को जब घेर लिया, तो यहाँ पे हुमायूं हुमायूं के साथ मतलब क्या करते हैं, शेर शाह सूरी यहाँ पे संधि कर लेते हैं और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ने का कोई मतलब नहीं था। और चारों तरफ से किला घिरा हुआ था, तो अंदर का जो भी सामान कह लीजिए, जो कि खाने पीने का सामान हो गया या फिर और भी चीजें हो गई, वो समाप्त होने योग्य था। तो काफी दिनों तक मतलब आप देखोगे एक तरफ मुगल सेना थे या एक तरफ शेर शाह सूरी की आर्मी थी, लेकिन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। बाद में हालांकि दोनों का संधि हो गया। कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं, हुमायूं के द्वारा किया गया सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि जो संधि जो हुआ, तो हुमायूं यहाँ पे चाहता तो जो भी शर्त उसके थे वो सब कुछ यहाँ पे शेर शाह सूरी से मनवा सकता था, लेकिन मामूली संधि के तौर पे ही शेर शाह सूरी को यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता थी। तो हुमायूं जीतने के बाद भी शेर शाह सूरी के साथ उसने किसी भी प्रकार की अपने शर्तों के अनुसार संधि नहीं की। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और यहीं पे जो था, जो किलेदार जो था, उसकी पत्नी जो थी लाड मलिका, तो उससे मतलब क्या करता है, यहाँ पे शेर शाह सूरी विवाह करते हैं। ठीक है, अब 1534 में सूरजगढ़ी की लड़ाई में बंगाल के तत्कालीन शासक महमूद शाह को हराया, ध्यान में रखना। और उससे पहले 1529 में नुसरत शाह को हराया था, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और जब नुसरत शाह को हराया था तो कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हजरत आला, हजरत आला की उपाधि धारण की थी 1529 में। ठीक है, और सूरजगढ़ी की लड़ाई में, सूरजगढ़ी भी कई जगह पे लिखा रहता है, उसमें बंगाल के तत्कालीन शासक महमूद शाह को हराया था। तो 1534 में कौन सी लड़ाई हुई थी, सूरजगढ़ी की लड़ाई। और नुसरत शाह को कब हराया था, तो 1529 में हराया था। तो कुछ तारीख इंपोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए।
1536 में हुमायूं के द्वारा चुनार पर दूसरा घेरा डाला गया। इस बार भी शेर खान को हुमायूं का अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। देखिए कितना बार छोड़ रहा है, ठीक है। एक कई बार मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1532 में भी छोड़ना पड़ा, 1536 में भी छोड़ना पड़ा। मतलब काफी मतलब बहुत ही चालाकी से मतलब चीजें जो थे वो कर रहे थे। अब यहाँ पे इसी क्रम में आप देखोगे, हुमायूं तो यहाँ पे मूर्खता करते हुए शेर शाह सूरी को छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे शेर शाह सूरी खुद को मजबूत कर रहे थे और काफी चालाक भी थे, ठीक है। मतलब आपका फायदा इसमें, जब शत्रु जो बहुत अधिक मजबूत रहे तो उसे संधि करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, उससे लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उन चीजों को मतलब शेर शाह सूरी क्या कर रहे थे, अपना रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही शेर शाह सूरी मजबूत होते हैं तो दो युद्ध होती है हुमायूं के साथ, एक होता है चौसा और एक होता है कन्नौज या फिर बिलग्राम कहते हैं। दोनों ही युद्ध में मतलब क्या होता है, हुमायूं पराजित होता है। अब 15 वर्षों का निर्वासन जीवन उसके जीने के लिए भारत से बाहर जाना पड़ता है। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। ये चौसा जो है ध्यान में रखना बिहार में पड़ता है, बक्सर में। जब हुमायूं बंगाल विजय के बाद लौटता है तब उसका संघर्ष शेर खां के साथ चौसा बक्सर में होता है, ठीक है। किस नदी के किनारे, कर्मनाशा नदी के किनारे। बिहार में इस नदी को अशुभ माना जाता है। कहते हैं वो सभी कामों को क्या करता है, नाश कर देता है, ठीक है। जिसमें शेर खां की विजय हुई। युद्ध में सफलता के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की, शेरशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, चौसा के युद्ध के बाद ये शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। तथा अपने नाम का खुतबा भी पठवाया और सिक्के ढलवाने का आदेश जारी किया, ठीक है। तो ध्यान में रखना 1529 में चौसा का युद्ध। और किस नदी के किनारे, तो ध्यान में रखना कर्मनाशा नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं, भूलेंगे नहीं, ठीक है। कौन सा पूछता है ये प्रश्न। अब चलते हैं 1540। 1540 में कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई हुई। इस युद्ध में शेरखां की हुमायूं पर निर्णायक विजय होती है। परिणामतः हुमायूं को सत्ता छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ता है। और ध्यान में ये भी रखना, तो निर्णायक लड़ाई अगर जब आपसे पूछेगा तो 1539 का चौसा नहीं होगा, 1540 का कन्नौज या फिर बिलग्राम ही होगा। और कंफ्यूजन कन्नौज और बिलग्राम में नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो निर्णायक लड़ाई कौन थी, 1540 वाली कन्नौज बिलग्राम की, जिसमें हुमायूं को क्या होता है, तो भारत से सत्ता छोड़कर और साथ में निर्वासन जीवन जीने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। और इसी के साथ बिहार में दूसरा अफगान राज्य का स्थापना होता है। और जिसके शासक कौन है, तो ध्यान में रखिएगा कौन होते हैं, तो शेरशाह। अब चलते आगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विजय है जब ये शासक बन जाएंगे 1540 में। तो इन्होंने भी मतलब जो एक्सटेंशन जो करना जो था अपने साम्राज्य का वो शुरू करेंगे। अब 1540 में मालवा का विजय, ठीक है, गुजरात के शासक को यहाँ पे हराया। मालवा का विजय 1542 में है, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1543 में, ठीक है। तो 1543 में रायसीना विजय। शेरशाह ने है राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला। ये ध्यान में रखना, शेरशाह सारी बोल रहा हूं मैं, शेरशाह सूरी को बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है, एज ए करेक्टर। किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। लेकिन ये 1542 का जो 1543 का जो रायसीना विजय जो था, रायसीन विजय जो था, ये शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, क्या माना जाता है, कलंक माना जाता है। मतलब उनके कैरेक्टर को कलंकित करने का काम जो था ये किया। क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे शेरशाह सूरी ने विजयी होने के लिए पूरनमल को, जो कि रायसीन का शासक था, उसको विश्वासघात से मार डाला, ठीक है। जैसे ही विश्वासघात से उसको मार डाला, जितने भी राजपूत महिलाएं जो थी सबने मतलब क्या किया, जौहर कर लिया, ठीक है। रायसीन में शेरशाह द्वारा किया गया विश्वासघात उसके चरित्र पर एक कलंक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इस विजय में धोखे से अनेक स्त्रियां और बच्चे मारे गए थे, ठीक है। इसमें बच्चे भी मारे गए थे, स्त्रियां भी मारी गई थी, ठीक है। इसलिए 1543 का जो ये जीत जो है, ठीक है, ये शेरशाह सूरी के चरित्र के ऊपर कलंक है, ठीक है। इस घटना से उसके पुत्र कुतुब खां को इतनी शर्म अनुभव हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। तो इसका पुत्र था कुतुब खान। यही कुतुब खान जो था, जबकि कुछ समय के लिए मुगल शासन में हुमायूं के अंतर्गत ये काम भी किया था, ठीक है। हुमायूं के साथ मिलकर काम भी किया था, क्योंकि शेरशाह सूरी की और हुमायूं के साथ संधि हो गई थी। तो कुतुब खान जो था शेर खान का पुत्र था, जो कि आत्महत्या कर लिया था गलानी से, शर्म से। क्योंकि इस युद्ध में बहुत अधिक बच्चे और मतलब स्त्रियों की भी हत्या की गई थी। 1543 का रायसीन विजय, ठीक है। अब यहाँ पे एक युद्ध और भी है, ठीक है। ये 1544 वाला युद्ध जो है काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। क्योंकि इस युद्ध में मतलब शेरशाह सूरी को कहिएगा तो एक राजपूत किस प्रकार से
संघर्ष करते हैं अपने लोगों के लिए या फिर अपने धरती के लिए, वो इसमें एहसास हुआ था। ठीक है, इसमें दो भाई थे, उन्होंने मतलब पूरी तरीके से शेरशाह सूरी को क्या बोलते हैं, चने चबाना, वो एहसास करवाया था। भाई का नाम है जैता और कुप्पा, दोनों भाई थे, दो राजपूत वीर थे। उन्होंने गजब का संघर्ष किया शेरशाह सूरी के साथ, और शेरशाह सूरी को एक समय ऐसा लगा था से भाई हम तो हार गए। ठीक है, तो इस दौरान मतलब शेरशाह सूरी ने खुद को कहा था से मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था। तो ये दोनों जो है कंटिन्यूसली है। 1542 में मालवा, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। 1543 में रायसीन विजय जो कि उनके कैरेक्टर पे कलंक है। और 1544 के मारवाड़ विजय है, राजपूतों को राजपूत के ऊपर मतलब इन्होंने आक्रमण किया था। मारवाड़ के शासक जो थे उस समय मालदेव थे, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इसको हराया। इस लड़ाई में मालदेव की ओर से राजपूत सरदार जैता और कुप्पा ने वीरता प्रदर्शन करते हुए शेरशाह की सेना का जबरदस्त प्रतिरोध किया। कड़े प्रतिरोध के संदर्भ में शेरशाह ने कहा था मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पर मैंने अपना हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था। इसको आपको ध्यान में रखना। अब शेरशाह सूरी के जीवन का अंतिम अभियान की बात करेंगे तो ध्यान में रखना वह कालिंजर अभियान है। इसी अभियान के दौरान मतलब क्या हुआ था, उनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो शेरशाह का अंतिम अभियान, इसी अभियान के दौरान तोप के गोले से आग लगने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, संपूर्ण शेरशाह का प्रशासन किस लिए जाना जाता है, तो प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। ठीक है, शेरशाह को अपनी विजयों से अधिक अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, जिन्हें उसने सिर्फ 5 वर्षों के शासनकाल में 1540 से 45 का जो उनका शासनकाल था, इसी दौरान उन्होंने पूरा किया। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, काफी बढ़िया था। आगे चल के बहुत सारे शासक की बात करें, उन्होंने भी शेरशाह सूरी के जो प्रशासनिक सुधार जो था, उनकी जो व्यवस्था जो थी, उसे क्या किया, अपनाया। इस दौरान जो सुधार किए गए उससे आगे चल के अकबर द्वारा भी अपनाया गया। जैसे कि से बात करेंगे मुख्यतः एग्रीकल्चर को लेकर जो सुधार जो था, राजस्व व्यवस्था को लेकर जो सुधार जो था शेरशाह सूरी का, उसको मतलब क्या करेंगे, अकबर ने भी आगे अपना, या फिर शेरशाह सूरी के समय में आप ध्यान में रखना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो लेटर वगैरह जो था बहुत तेजी से मतलब पहुंचाया जाता था, मतलब डाक व्यवस्था बहुत ही बढ़िया था, उसको आगे चल के मुगल भी अपनाते हैं। ठीक है, इस दौरान इन्हें अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा शेरशाह सूरी को, सॉरी, किस व्यक्ति को प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बेहतरीन करने के लिए, बहुत अच्छे से सुधार करने के लिए अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है, तो ध्यान में रखना वो व्यक्ति कौन है, तो शेरशाह। शेरशाह के विभिन्न सुधारों में परंपरा एवं आधुनिकता दोनों तत्वों का सम्मिश्रण है। इस कारण उसे प्राचीन एवं आधुनिक के बीच का एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो प्रशासन की बात करेंगे तो उसमें आप ध्यान में रखना, परंपरा जो कि प्राचीन तत्वों से निकल कर आया है, आधुनिकता की बात करेंगे, आधुनिक तो होता ही है, तो इन दोनों का सम्मिश्रण माना जाता है। इसीलिए प्राचीन और आधुनिक के बीच का इनका एक कड़ी माना जाता, पुल कहा जाता है शेरशाह सूरी को। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पटना से प्रश्न पूछ जाता है। पटना नाम जो है इन्हीं को देने का श्रेय जाता है। 1541 में शेरशाह ने पटना के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानते हुए इसको बिहार का राजधानी बनाया था। ठीक है, शेरशाह ने लोदी काली राजत्व से अलग, विशेष करके बहलोल लोदी से अलग शासन की सर्व शक्तियां अपने हाथ में रखी। सैद्धांतिक रूप से इसने अफगानी राजत्व सिद्धांत को अपनाया, पर व्यवहारिक रूप से तुर्की व्यवस्था का ही आधार बनाया। मूलतः शेरशाह को एक उदार तानाशाह माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहली बात, प्रशासन जो था इनके समय केंद्रीयकृत था। जब केंद्रीयकृत जब प्रशासन रहेगा तो सारी सत्ता क्या रहेगी, व्यक्ति विशेष के हाथों में रहेगी। तो संपूर्ण सत्ता की बात करेंगे तो ध्यान में रखना शेरशाह सूरी के हाथों में ही थी। तो मुख्यतः तानाशाही व्यवस्था का तो जन्म एक तरफ से यहाँ पे हो गया, लेकिन ये इस प्रकार का तानाशाह नहीं थे, इनको उदार तानाशाह माना जाता है। मतलब जनता के लिए काम करते थे, लेकिन तानाशाही व्यवस्था थी। अब तानाशाही भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सिंपल सी बात है, सेंटर की बात करेंगे सेंट्रलाइज था। ठीक है, जैसे अभी देखते हैं ना क्या होता है, प्रशासन की बात करेंगे सत्ता का कई जगह से शुरू होता है। जैसे हमारे यहाँ भी 3 टायर गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और पंचायत में भी गवर्नमेंट होता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, संपूर्ण शक्ति जो जो थी, वो जो बादशाह जो होता था, शासक जो होता था, उसके पास ही था। डेट मीन शेरशाह सूरी के पास था। बोलता शेरशाह को एक उदार तानाशाह कहा जाता है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से इसने अफगानी राजत्व का सिद्धांत अपनाया। राजत्व का सिद्धांत मैंने पहले आपको बताया है, जहां पे मतलब जो शासक जो होते हैं खुद को क्या कहते हैं, भाई हम ईश्वर के बिहाफ पे प्रशासन चला रहे हैं। ठीक है,
लेकिन व्यवहारिक रूप से तुर्की व्यवस्था को ही आधार बनाए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत शुरू से चली आ रही थी, तो वहां पे जो तुर्की व्यवस्था जो थी पहले से थी, तो उसी को आधार बनाया गया। अफगान अफगान परंपराओं के अनुरूप वजीर पद नहीं था, ध्यान में रखना। सभी विभाग शेरशाह के नियंत्रण में रहते थे। विभागों का स्वरूप सल्तनत काल जैसा था, समझ रहे हो ना, मतलब कोई मंत्री नहीं, सारा विभाग किसके हाथ में है? शेरशाह सूरी के हाथ में है। तो समझ रहे हो ना, खुद ही व्यक्ति राष्ट्रपति है, खुद ही प्रधानमंत्री है, सारा कैबिनेट भी खुद ही संभाल रहा है। तो काम कैसे होता था? तो हो सकता है ऐसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, तो हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को कुछ समय के लिए नियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन वो व्यक्ति किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? शेरशाह सूरी के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? तो शेरशाह सूरी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो कहने का मतलब है कि प्रशासन जो था बहुत अधिक केंद्रीयकृत था। शेरशाह ने प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में जानकारी का अभाव है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है से भाई, प्रशासन जो था, ठीक है, केंद्र के बारे में तो चीजें पता चल गई, लेकिन राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से चलता था इस संदर्भ में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। परिणामतः कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं मिल पाती है, पर यह सही है कि प्रांतीय सरकारों का अस्तित्व था, मतलब प्रांतों में भी सरकार रही होगी। पूरे साम्राज्य में प्रांतीय स्तर पर एकरूपता का अभाव था। उदाहरण के लिए संपूर्ण साम्राज्य में की कुल 47 सरकारों में, ठीक है, 19 सरकार सिर्फ बंगाल में ही था, ठीक है, मतलब बंगाल उस समय बहुत बड़ा था। रीजन क्या था उस समय? बंगाल रहा होगा, ठीक है, अभी का बंगाल, साथ में बांग्लादेश रहा होगा, बिहार भी था, झारखंड भी था, उड़ीसा भी था, छत्तीसगढ़ ही था। तो टोटल 47 सरकार में से 19 सरकारें कहाँ पे थी? तो केवल बंगाल में ही थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले साम्राज्य होता था, ठीक है, जो किसके पूरी तरीके से शेरशाह सूरी खुद यहाँ पे बैठे हुए थे। प्रांत में कौन होगा? तो ध्यान में रखना, प्रांत में गवर्नर होते थे, सूबेदार। उसके बाद सरकार, सरकार के बाद कौन होता था? परगना। और परगना के बाद सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी। तो अगर सबसे पूछा जाएगा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और सबसे बड़ा तो साम्राज्य है ही। तो अगर इसको बोलेगा ऑर्डर में बताने के लिए, तो साम्राज्य, प्रांत जिसको सूबा कहते थे, सरकार, परगना और ग्राम। सरकार स्तर पे दो प्रमुख अधिकारी होते थे, ध्यान में रखना। एक को बोलते थे शिकदार ए शिकदरान, ठीक है, ये सैन्य अधिकार होता था, सैन्य अधिकारी होता था। एक होता मुंशी पे मुसीफान, ये होता है राजस्व अधिकारी होते थे। तो एक का काम जाहिर सी बात है सुरक्षा रहा होगा, और एक का काम क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो दोनों आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको अगर हम अभी सिंपल सा अगर आपको याद करने का तरीका से अगर बता देंगे अभी के संदर्भ में अगर देखोगे, तो एक हो गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक हो गया कलेक्टर साहब, जिनका काम क्या है? टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि सरकार जो था जिला की तरह कार्य करता था, ठीक है। परगना की बात करेंगे तो सबसे निम्न स्तर की प्रशासनिक इकाई जो थी परगना थी। इस स्तर पर एक सिकदार, एक मुंसिफ और एक पोतदार होता था। ब्लॉक स्तर का समझ लीजिए इसको, ठीक है। सबसे पहले कंट्री, स्टेट, जिला, ब्लॉक और ये गांव हो गया। अभी भी आप इसको तुलना कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सिकदार होता था, मतलब ये एक तरह से प्रशासन संभालता, ये जैसे यहाँ पे कैसे सिकदार ए शिकदरान, ये प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था, ठीक है। उसी प्रकार से इनके पास भी आर्मी बड़ा रोल था, लेकिन छोटे स्तर पे। एक मुंसिफ होता था, एक फौजदार होता था। ये दोनों क्या करते थे? रेवेन्यू संभालते थे। यहाँ दो कारकुन भी होता था। लैंड रिकॉर्ड वगैरह जो था इसके पास रहता होगा। अब आते ग्राम प्रशासन किस हिसाब से चलती थी? तो शेरशाह ने ग्राम स्तर पे आंतरिक स्वतंत्रता दी थी। ग्राम पंचायत सुरक्षा, शिक्षा, सफाई, सिंचाई आदि कार्य देखती थी। ग्राम स्तर के अधिकारी मुखिया होते थे, अभी भी होते हैं, खूत भी होते थे, मुकद्दम भी होते थे, पटवारी हो गया, चौकीदार आदि आते थे, ठीक है, जो कि अभी भी आप देख सकते हो। तो प्रशासन कई स्तरों से चलती थी, इसको आपको देख के आपको समझना है। साम्राज्य तो पूरा शेरशाह सूरी संभाल लेते थे, केंद्र। प्रांत के बारे में बात हुई है, सूबा जिसको राज्य कहते थे सूबेदार संभालता होगा, सरकार हो गया, फिर परगना हो गया, या फिर ग्राम हो गया। शेरशाह ने सैन्य संगठन का विशेष महत्व देते हुए सेना का पुनर्गठन किया। इसने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही अस्थायी सेना बनाई। ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेना अस्थायी थी, ठीक है, किसी प्रकार के सामंतों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती थी, ठीक है। सेना को रेगुलर सैलरी मिलता था, स्टैंडिंग आर्मी थी, इसलिए सेना का खर्च था। इसलिए देखोगे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति अपनाई थी, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। तो इनके समय भी सेना जो था पूरी तरीके से मतलब क्या था, पुनर्गठन किया था सेना को, और साथ में अस्थायी सेना था।
सैन्य व्यवस्था में कठोर अनुशासन के तहत दाग एवं चेहरा पद्धति लागू किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेना जो होता था, जो आर्मी होता था, तो यहाँ पे उनका चेहरा को नोट किया जाता था, उनका रहन सहन कैसा, वो दिखते कैसा है। ठीक है, और दाग प्रथा जो था, जो घोड़ा वगैरह जो होता था उनको दाग दिया जाता था, जिससे पता चलता था, पहचान होती थी। ठीक है, तो उस समय फोटो वगैरह कैमरा वगैरह तो था नहीं था। हुलिया लिखने का प्रथा जो था शेरशाह सूरी इसको अपनाए। ठीक है, ध्यान में रखना, जो कि मतलब किससे मिलता जुलता है, तो ये आपने कहाँ पढ़ा था, तो अलाउद्दीन खिलजी अगर आप पढ़ोगे उनके प्रशासन का, उनका सैन्य नीति को पढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीजें थी। शेर शाह के समय दो सेना थी, एक जो थी शाही सेना और दूसरा जो थी केंद्रीय सेना। प्रांतीय सूबेदारों एवं जागीरदारों की सेना भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक जो थी शाही सेना या फिर इसको केंद्रीय सेना कहते थे, और दूसरा जो थी प्रांतीय सूबेदार या फिर जागीरदारों की सेना। शेरशाह के समय पुलिस विभाग जैसी व्यवस्था नहीं थी, सेना पर ही पुलिस की जिम्मेदारी थी, तो ये भी आप ध्यान में रखना। कोई दरोगा वगैरह ये सब नहीं होते थे, मतलब था, लेकिन वो किस रोल में था, तो आर्मी के रोल में था। दंड विधान कठोर था, यहां तक नियम था कि यदि किसी गांव में चोरी हत्या होती है तो उसका प्रधान सजग नहीं है तो वो दंड का भागी वही होगा। शेरवानी के अनुसार वृद्धा भी स्वर्ण आभूषण लेकर निर्भीक रहती थी। ठीक है, मतलब इनके प्रशासन में ये कहा जाता था सर भाई साहब, कोई महिला जो है रात के 12 बजे भी अपने सर पे सोने की टोकरी लेके जा सकती है। ठीक है, या फिर कोई महिला हो गया या फिर कोई लड़की हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, कीमती से कीमती चीजें लेकर जा सकती है। उनके साथ किसी प्रकार का अ, चोरी डकैती की बात करेंगे वो नहीं होगा। ठीक है, तो दंड विधान बहुत कठोर था। इनका मानना था सब भाई साहब, मान लो किसी गांव में चोरी हो गया, ठीक है, तो चोरी हो गया तो अगर उस गांव का प्रधान जो है, मुखिया जो है, वो अगर मतलब एक्टिव नहीं है तो वो भी दंड का बाकी बनेगा। ठीक है, चोर तो बाद में पता चलेगा तो उसको तो मतलब होगा ही। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से उस गांव का जो प्रधान है, जिसका जिम्मेवारी है उस गांव का प्रशासन चलाने का, वो भी उसका भागी बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो इसका ध्यान में रखना। तो इनके समय दंड विधान जो था काफी कठोर था। और ये शेरवानी की बात करेंगे तो वो लिखते हैं भाई, वृद्धा भी स्वर्ण आभूषण के साथ निर्भीक रहती थी। शेर शाह एक न्यायप्रिय शासक के रूप में सुल्तान अल उदल की उपाधि धारण की थी। शेरशाह के अनुसार न्याय कार्य सभी धार्मिक कार्यों से श्रेष्ठ है। न्याय व्यवस्था में ऊंच नीच का भेद नहीं था। शेरशाह किसानों पे अत्याचार करने वालों के प्रति कठोर, उनकी नीति जो था कठोर था। शेरशाह न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च था, स्थानीय स्तर पर सिकदार था। अगर पूछा गया न्याय व्यवस्था में शेरशाह के सूरी के प्रशासन में कौन सर्वोच्च था, तो ध्यान में रखना शेरशाह सूरी ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ये इनका जो निर्णय जो होता था आखिरी होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है सत्ता कैसी है, तो केंद्रीयकृत है, तो जाहिर सी बात है जो बादशाह जो होगा वही अंतिम निर्णय देगा। लेकिन इनके नीचे भी बहुत सारे, इनके नीचे भी बहुत सारे लोग जो थे कार्यरत थे। जैसे कि बात करेंगे कौन थे, तो शेर शाह न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च था। स्थानीय स्तर पे सिकदार होता था। ठीक है, सिकदार ए सिकदारन आदि फौजदारी मामले, ठीक है, ध्यान में रखना, सिकदार ए सिकदारन आदि फौजदारी मामले संभालते थे। ठीक है, तथा मुंसिफ, मुंशी पे मुंसीफियान आदि दीवानी मामलों को देखते थे। मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट, ठीक है, जो क्राइम वाला जो मामला जो हो गया वो फौजदारी में आएंगे, जो कि कौन संभालेंगे, सिकदार ए सिकदरान, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आर्मी विभाग है इसके अंतर्गत। उसके बाद मुंशी पे मुसीफान की बात करेंगे तो ये दीवानी मामले देखते हैं, जैसे जमीन का लफड़ा है, राजस्व से संबंधित इशू है, तो इसके लिए ये व्यक्ति देखता था। ठीक है, जो कि हमने ऊपर में चर्चा भी किया यहाँ पे, कि भाई साहब सरकार स्तर के दो प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है, प्रमुख सेना अधिकारी कौन था, तो सिकदरान ए सिकदरान, सिकदार ए सिकदराना। मुंशी पे मुसीफान की बात करेंगे तो राजस्व अधिकारी था। तो राजस्व अधिकारी जो थे किस प्रकार के मामला देखते थे, तो ध्यान में रखना, ये जो थे आपके दीवानी मामले देखते थे। और जो आर्मी इन चीफ की बात करेंगे तो भाई साहब फौजदारी मामला देखते थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब आप यहाँ से प्रश्न कई बार बीपीएससी पूछ देता है, तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे भू राज्य व्यवस्था। तो शेर शाह का शासनकाल अपने भू राज्य व्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिए उल्लेखनीय है। इसके समय में जो भू राज्य व्यवस्था सुधार किए गए वो आगे चल के काल में भी कई रूपों में जारी रहा, तो इसको आपको ध्यान में रखना। जो इनके समय रेवेन्यू सिस्टम में विकास आपको देखने को मिलता है, वो आगे चल के भी कई जगहों पे आपको अपनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे शेर शाह ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था के तहत एक समान पद्धति से संपूर्ण भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी का उपयोग किया, जो कि सन की डंडी से बनाई जाती थी। तो गज ए सिकंदरी कितनी इंच की थी, तो ध्यान में रखना। ठीक है,
19 इंच की थी, ठीक है, सॉरी 39 इंच की थी, मिस्टेक। तो गज सिकंदरी किसके कितने इंच की थी? तो 39 इंच की थी। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, जो आगे चल के भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में किसकी बनाई जाती थी? तो ध्यान में रखना, ये शन की डंडी की बनाई जाती थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप कमेंट करके आप हमको ये बताइए, जो ये गज ए सिकंदरी जो था, ठीक है, गज सिकंदरी जो था, इसका शुरुआत किसने किया था? ठीक है, तो मैं बता देता हूं, इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने करवाई थी। ठीक है, किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने करवाई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, सिकंदर लोदी। और ये जो 39 इंच यहाँ पे है, तो वो सिकंदर लोदी के समय कम था। कई जगहों पे 30 इंच का भी आपको देखने को मिलेगा, कई जगह पे 33 इंच का भी देखने को मिलेगा। तो सबने अपने प्रशासन में अलग अलग तरीके से मतलब ये करवाया था, ठीक है। देखिए शेर शाह सूरी के समय जो इसकी जो लंबाई कह लीजिए, वो 33 इंच थी, ठीक है। आप नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसका जो प्रारंभ जो था, सिकंदर लोदी करवाया था। वही सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में, और 1506 में उसे राजधानी बनाया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भू राजस्व का समझौता। तो यहाँ पे भू राजस्व का जो समझौता जो होता था, एग्रीमेंट होता था, ठीक है। ध्यान में रखना, वो लिखा पढ़ी जो कहते हैं ना, वो होता था। टके भाव वाला काम नहीं था। तो डायरेक्ट सीधे किसान या रैयत से किया जाता था। कर निर्धारण के लिए उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, ठीक है। ज्यादा उत्पादन वाला भूमि पे ज्यादा टैक्स रहा होगा, कम उत्पादन वाला भूमि पे कम टैक्स रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले उत्तम भूमि, मध्यम भूमि, निम्न भूमि, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, उत्तम भूमि पे ज्यादा टैक्स होगा, मध्यम पे कम होगा, निम्न पर उससे कम होगा। इन तीनों भूमियों को औसत के आधार पर लगान की दर 1/3 रखा गया था, ठीक है। तो 1/3 जो था टोटल टैक्स था। मुल्तान में भू राजस्व के लिए किसानों से, ठीक है, सीधे समझौता नहीं किया जाता था। यहाँ बटाई की पत्ती प्रचलित था। भू राजस्व दर यहाँ पे 1/4 थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इनके प्रशासन में विभिन्न जगह पे आप देखोगे, तो मतलब सीधे सीधे मतलब किसके साथ मतलब क्या एग्रीमेंट किया जाता था? तो सीधे साथ किसान के साथ, रैयत के साथ किया जाता था। और 3 प्रकार की भूमि थी, मध्यम, सॉरी, उत्तम, मध्यम, निम्न। और तीनों प्रकार के एवरेज जो राजस्व का दर निकाला जाता, औसत राजस्व का दर जो था 1/3 था। लेकिन मुल्तान में क्या था ना, से यहाँ पे बटाईदार प्रथा जो था वो चलता था। और यहाँ पे मतलब सीधे समझौता नहीं किया जाता था मुल्तान में। और यहाँ राजस्व की दर जो थी 1/4 था। तो यहाँ से प्रश्न जो है आपसे मतलब क्या है, पूछा जा सकता है। तो आप जरा इसे याद रखें, बिल्कुल भी आप इसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे, इस समय 3 पद्धतियां प्रचलित थी, ठीक है। कौन कौन से कौन कौन से पद्धतियां की बात करेंगे? तो सबसे पहले जब्ती व्यवस्था। क्या होता था? तो भूमि मापन पर आधारित था, सर्वाधिक प्रचलित थी। गल्ला बख्शी बटाई, ध्यान में रखना, कुल उपज के आधार पर निर्धारित होता था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 व्यवस्था की बात करेंगे। जो सबसे पहले ध्यान में रखना, जब्ती व्यवस्था था, ये किस पे आधारित था? तो भूमि मापन पर आधारित था, ये सबसे ज्यादा प्रचलित था। ध्यान में इसको रखना, ठीक है। उसके बाद कौन है? गल्ला बख्शी बटाई, कुल उपज के आधार पर निर्धारित होता था, ये भी आपको ध्यान में रखना। उसका नस्क मुक्ता या फिर कनकूट कहते थे, तो अनुमान के आधार पर था, कच्ची पद्धति होता था। तो दो तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखोगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान में, जब्ती व्यवस्था क्या था? तो जब्ती व्यवस्था में भूमि को मापा जाता था, उसके बाद टैक्स तय किया जाता था, तो भाई कितना टैक्स लिया जाएगा। और ये सबसे अधिक प्रचलित था। उसके बाद गल्ला बक्सी बटाई, ठीक है, कुल उपज के आधार पर निर्धारित होता था। जितना उपज हो गया उसके बाद निर्धारित किया जाएगा सो कितना टैक्स आपको देना है। उसके बाद बात करेंगे नस्क जो हो गया, मुक्ता या फिर कनकुत की बात करेंगे, तो ये अनुमान किया जाता था, भाई इतना दे दो आप, ठीक है, इतना हुआ होगा इतना दे दो, ठीक है। ये टके भाव वाला बात हो गया, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर जो था उसको बोलते थे जब्ती व्यवस्था बोलते थे, क्योंकि इसमें क्या होता था, भूमि का मापन किया जाता था, उसके बाद इस पे टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। लगान नगद एवं अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। आप बोलेंगे लगान कैसे लेते थे, टैक्स कैसे लेते थे, राजस्व कैसे वसूला जाता था? तो नगद में भी वसूला जाता था और अनाज में भी वसूला जाता था। शेरशाह ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। अब क्या होता था इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। पट्टा और कबूलियत क्या होता था, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो बात करेंगे
शेरशाह सूरी ने पट्टा शेरशाह सूरी की बात करेंगे ना, पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी। क्या होता पट्टा क्या होता था? किसान एवं सरकार के बीच निश्चित लगान समझौता से संबंधित भूमि, ठीक है, किसान के बीच, और साथ में इसमें सरकार होता था। किसान और सरकार के बीच में एक निश्चित लगान समझौता से संबंधित जो भूमि जो था, उसको पट्टा बोलते थे। कबूलियत जो था दस्तावेज था जिसमें पट्टे के संबंध में विवरण होता था, ठीक है। तो ये एक तरह का ये क्या हो गया, एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसान को मिल गया 1 कट्ठा भूमि सरकार से, ठीक है। ये जो मिल गया 1 कट्ठा भूमि मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? पट्टा बोलेंगे। किसका जमीन है भाई? तो जमीन किसका है? सरकार का जमीन है। किसको मिला है? किसान को मिला है। क्यों मिला है? तो इसमें उपज के लिए मिला है, ठीक है। अब इस पट्टा के रिगार्डिंग क्या होगा? कबूलियत होगा, ठीक है। कबूल करो से यहाँ पे अगर मान लीजिए इस जमीन ये तुम्हारा हुआ, ठीक है, अब तुम जानो इस जमीन का तुम क्या करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें कबूलियत ये होगा, हमको ही जमीन से सालाना 5,000 रुपया चाहिए, ठीक है। तो ये कबूलियत हो गया, आप कबूल कर रहे हो से भाई हम इतना पैसा आपको देंगे। अब इसमें क्या उपजाना है वो आपकी जिम्मेवारी है। 50,000 का उपजा लो, आपका फायदा होगा, लेकिन आप इसमें काम ही नहीं करोगे, 40,000 का ही उपजाओगे, तो फिर भी आपको 5,000 देना है। 4,000 का उपजाओगे तो भी आपको 5,000 देना है। तो ये काबुलियत होता था, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है फिक्स ही रहता था, कभी कभी आपदा वगैरह आ जाता था, तो सरकार का ये सरकार क्या करती थी, तो उस पर माफ वगैरह भी कर देती थी, ठीक है। जरिमाना, ये पूछा गया कई बार से भाई, जरिमाना क्या होता था? तो भूमि पैमाइश होता था, सर्वेक्षण शुल्क होता था, उसको जरिमाना होता। अभी भी क्या होता? सर्वेक्षण शुल्क होता है ना, ठीक है। अभी भी सर्वेक्षण शुल्क देना पड़ता है, जो जमीन का जो टैक्स वगैरह, जमीन का जो जांच वगैरह जो करने, तो मिट्टी वगैरह का जो जांच करते हैं, तो किसानों के लगान के अतिरिक्त देना पड़ता था, जो कि सामान्यतः 2.5% होता था। ये लगान के अतिरिक्त होता था जो कि किसानों को देना पड़ता था, क्योंकि भूमि का जांच होगा तभी मतलब क्या होता था, टैक्स का निर्धारण होता था। उसके बाद मूसीलाना कर संग्रह शुल्क है, लगान के अतिरिक्त किसानों से लिया जाता था। सामान्यतः 2 से 2.5 से मतलब 5% के बीच बीच होता था, ठीक है। ये कर संग्रह शुल्क होता था, उसको मूसीलाना कहते हैं। मध्यकालीन भारत में कई शब्द जो है ना आपको हुबहू पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बताओ ये क्या था? शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था एक सीमा तक सफल रही। उसके पीछे कारण ये भी था कि इससे जुड़े अधिकारियों को निश्चित वेतन मिलता था, ताकि वो अपना काम ईमानदारी से कर सके, ठीक है। तो इनके समय में जो अधिकारी जो थे ईमानदार थे, इसीलिए भू राजस्व व्यवस्था जो जो थी वो भी ठीक रही। अब यहाँ पे इसी का तुलना हम मोहम्मद बिन तुगलक से करें, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी व्यवस्था शुरू की गई, उनके जो अधिकारी जो थे बहुत अधिक करप्ट थे, बहुत अधिक घूस लेते थे, ठीक है। तो इस वजह से उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाई। लेकिन यहाँ पे शेरशाह सूरी के समय में ये चीजें दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह ने मुद्रा सुधार के संबंध में शुद्ध चांदी का सिक्का चला, इसको रुपया बोलते थे, ये ध्यान में रखना। शुद्ध चांदी का जो सिक्का जो इन्होंने चलाया था उसको क्या बोलते थे? तो उसको रुपया बोलते थे, ठीक है। कितने ग्राम का होता था? तो 178 ग्रेन का होता था, ध्यान में आपको रखना चाहिए। और जो चांदी का सिक्का को क्या बोलते थे? रुपया 178 ग्रेन का होता था। और तांबे का सिक्का को बोलते थे दाम, दाम बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखना। और दाम जो था कितने थे? 380 ग्रेन का होता था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चांदी का सिक्का रुपया, ठीक है। तांबे का सिक्का को क्या बोलते थे भाई? ध्यान में रखना, इसको दाम बोलते थे। ये 180 ग्रेन का होता था, ठीक है। रुपये का दाम का अनुपात कितना होता है? मान लीजिए आप एक चांदी का सिक्का लेकर जाओगे, मतलब 1 रुपया लेकर जाओगे, तो कितने दाम मिलेंगे? तो 64 दाम मिलेंगे, ठीक है। ध्यान में, अभी भी दुकान में हम लोग जाते हैं, बताओ दाम कितना है, बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं से चीजें वहीं से निकल कर आई है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया लेकर जाता था, तो कितने दाम मिलते थे? 64 दाम मिलते थे। मतलब रुपया जो हो गया वो बहुत बड़ा करेंसी हो गया ना। तो लेन देन के लिए कौन सी करेंसी का उपयोग होता था? तो दाम का ही उपयोग होता था, ठीक है। ध्यान में आपको रखना। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलाया था। तो अगर दिल्ली सल्तनत से पूछेगा तो टाका था चांदी का, और तांबे का जो था जीतल था। यहाँ पे चांदी का रुपया और तांबे का जो चलाया शेरशाह सूरी ने, दाम। शेरशाह सूरी के समय कितनी टकसाल थी? 23 टकसालें थी। शेरशाह ने सिक्कों पर उसका नाम भी मिलता है, ठीक है। तो ये आधुनिक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो कौन सा सिक्का कौन से टकसाल से निकली है, मिंट होकर, ठीक है, उसका जानकारी आपको सिक्के पे आपको देखने को मिलता है।
कितनी टकसालें थी, मिंट कितना था, यहाँ पे सिक्की ढलती थी, तो ध्यान में क्या 23 थी। ठीक है। सड़क निर्माण की बात करेंगे तो शेरशाह के समय की सबसे प्रमुख सड़क बंगाल के सोनार गांव से लाहौर तक जाने वाली सड़क थी। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये बंगाल के सोनार गांव से लाहौर तक जाती थी। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसको जीटी रोड भी बोलते हैं, सड़के आजम भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। प्राचीन समय में इसको बोलते थे उत्तरापथ। ठीक है, पढ़ा था ना आपने, पढ़ाया तो था आपको इस कन्नौज पे अधिकार को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ, तो ये उत्तरापथ को लेकर ही हुआ था ना। हर्षवर्धन को उत्तरापथ का स्वामी भी बोलते थे, जो कि कुछ समय के लिए धर्मपाल ने भी ये धारण कर लिया था। ठीक है, तो ये उत्तरापथ प्राचीन समय में था। आधुनिक समय में जीटी रोड हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल उस समय जो थे ऑकलैंड थे। और सर के आजम की बात करेंगे तो मुगल भी इसको सर के आजम कहते थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने ही निर्माण करवाई थी। हालांकि पहला एनएच भारत में बनाने का जो श्रेय जो जाता है अशोक महान को जाता है। ठीक है, तो शेरशाह के समय की सबसे प्रमुख सड़क बंगाल के सोनारगांव से कहां तक जाती थी, लाहौर के जाती थी। इसमें अभी अभी ध्यान में रखना, इसमें NH 1 और 2 दोनों शामिल है। ठीक है। सराय का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सड़कों पर 4-4 मील के अंतराल पर यात्रियों के ठहरने हेतु, ठीक है, लगभग 1700 सराय थी। ठीक है, जहां पे यात्री क्या होते थे, रुकते थे, जिनकी देखभाल किसके द्वारा की जाती थी, शिकदार द्वारा की जाती है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह का ये सराय सुर साम्राज्य की धमनियां थी, मतलब सुर साम्राज्य को चलाने के लिए, मतलब ये सबसे मतलब प्रमुख चीज थी। ठीक है, ये सराय केवल रुकने के लिए ही काम में नहीं आते थे, इनका और भी उपयोगिता था। जैसे मान लीजिए कि 4-4 मील पे थी, तो एक जो जो घोड़ेवान जो होता था वो क्या करता था, कोई लेटर वगैरह को क्या करता था, सराय ए पे छोड़ देता था। फिर ए सराय पे मतलब क्या होता था, एक घोड़ा वाला होता था, वो बी पे जाके उसको लेटर को छोड़ देता था। बी से मतलब क्या होता था, वो लेटर सी पे पहुंच जाता था। सी से लेकर क्या होता, वो लेटर डी पे पहुंच जाता था। तो ये जो थी, जो डाक व्यवस्था में भी ये सराय का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, सराय जो था उस समय 1700 सराय आपको देखने को मिलता है। और साथ में एक चीज और भी ध्यान में रखना, वहां पे ट्रांसलेटर भी होते थे। ठीक है, मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए भी लोग वहां पे थे। इसने रोहतासगढ़ किला उत्तर पश्चिम से सीमा सुरक्षा हेतु इन्होंने बनवाया था। ध्यान में, रोहतासगढ़ किला। दिल्ली का पुराना किला में किला है कुहना मस्जिद, शेर मंडल, शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम में है। ठीक है, ये तालाब के बीच में अवस्थित है। कनिंगम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया। ठीक है, जो कनिंगम महोदय जो थे, इन्होंने ताजमहल से भी सुंदर इसे बताया है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप ध्यान में रखना। से बताओ, किला कुहना का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान में रखना, शेरशाह सूरी। अगर आपसे पूछा जाए किला कुहना क्या था, तो मस्जिद था। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी। रोहतासगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ध्यान में रखना, सासाराम बिहार में। कन्नौज नगर के नष्ट होने पर शेरशाह ने शेरसुर नगर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो कन्नौज नगर के नष्ट होने पर शेरशाह ने शेरसुर नगर का निर्माण भी करवाया था। ये भी आप चाहो तो याद आप रख सकते हो। अब्बास खान शेरवानी के अनुसार बुद्धिमत्ता एवं अनुभव में शेरशाह दूसरा हैदर था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो दूसरा हैदर कहा गया है शेरशाह सूरी को। ठीक है, अगर हैदर अली, ध्यान में रखना, टीपू नहीं, टीपू बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, वो एक अच्छा सेनापति था, लेकिन एक अच्छा प्रशासक नहीं था। हैदर के अंदर क्या था, एक अच्छा प्रशासक भी था और एक अच्छा सेनापति भी था। ठीक है, बहुत चालाक था हैदर। जब उसको जरूरत पड़ती थी तो ब्रिटिश के खिलाफ, आप ध्यान में रखना, मराठों से भी संधि कर लेते थे, निजाम से भी संधि कर लेते थे। ठीक है, और जब उनको निजाम के खिलाफ जाना पड़ता था तो मराठा से संधि कर लेते, मतलब बहुत चालाक था हैदर। तो उसी प्रकार से तुलना हैदर हैदर से तुलना किया गया है शेरशाह से। कानूनगो के अनुसार वह बिहार बिहार से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। ठीक है, कानूनगो के अनुसार, सॉरी, बिहार बोल रहा हूँ, बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था, इसलिए सहिष्णु शासक कहा जाता है। शेर शाह के काल में ही, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा किताब लिखी पद्मावत। ठीक है, जिसमें जिसमें आप पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी और साथ में रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह के विषय में जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में ही किताब लिखी थी, एग्जाम में पूछा भी जाएगा।
उसके बाद इस्माइल खां, ठीक है, जो कि शेर शाह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी ने सैन्य टुकड़ी को 50, 200, 250, 500 के आदि इकाइयों में विभाजित किया। ये शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी है। 45 में शेर शाह सूरी का मृत्यु होने के बाद ये शासक बनते हैं। इस्माइल खान के समय सुर साम्राज्य कमजोर पड़ने लगी। इसी के समय महदी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व शेख अलाई ने किया। महदी आंदोलन के सब प्रथम प्रचारक मीर सैयद मोहम्मद थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो बताओ शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? इस्माइल शाह। इस्माइल शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को विभाजित किया 50, 200, 250, 500 में। महदी आंदोलन किसके समय में चला था? इस्माइल खां, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान में रखना, तो प्रवर्तक की बात करेंगे, सब प्रथम प्रचारक की बात करें, मीर सैयद मोहम्मद थे, ठीक है। लेकिन महदी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो शेख अलाई। इस्माइल खान 53 तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इस्माइल खान के बाद फिरोज शाह 54 में बनेंगे। मोहम्मद आदिल शाह 54 से लेकर 55 तक बनेंगे। इब्राहिम शाह, सिकंदर शाह, आदिल सूर शाह आदि शासक बने। हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति एवं वजीर था, ठीक है, ध्यान में रखना। हेमू की बात करेंगे, जिसको अंतिम हिंदू शासक बना कहा जाता है। आदिल शाह सूर का सेनापति और वजीर था, यह भी आपको ध्यान में रखना, जिसने दिल्ली पे एक समय के लिए अधिकार भी कर लिया था। लेकिन अकबर के साथ लड़ाई में क्या होता है? घायल होते हैं और वहां पे शहीद होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अंतिम कह सकते हो आदिल शाह सूर ही थे, ठीक है। तो काफी कम कम समय के लिए, लेकिन आगे चल के आप ध्यान में रखना, एक लड़ाई होती है, सॉरी, मछीवाड़ा और सरहिंद, ठीक है। मछीवाड़ा और सरहिंद के बाद हुमायूं जो है, दोनों युद्ध जीतने के बाद फिर से मतलब वापस चला आता है दिल्ली के गद्दी पे, फिर से हुमायूं का अधिकार हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो 55-56 में होता है। बहुत ही कम समय के लिए, 1 साल से भी कम समय के लिए हुमायूं शासक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेमू पराजित होता है। हालांकि हेमू का हुमायूं के साथ कोई संबंध नहीं है, ध्यान में रखना। हेमू का संबंध अकबर के साथ है, ठीक है। तो अकबर तो आगे चल के फिर से दिल्ली पे अधिकार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सुर साम्राज्य को पराजित करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे बैरम खान की मदद से हुमायूं जो था फिर से मतलब क्या होता है? गद्दी प्राप्ति करता है, ठीक है। और आगे चल के आप जैसे ही थोड़ा हुमायूं का डेथ होगा, तो उसी प्रकार हेमू जो है मौका उठाकर दिल्ली पे अधिकार कर लेगा। लेकिन बाद में, ठीक है, लड़ाई होती है किसके किसके बीच में? तो यहाँ पे हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। और उसके बाद आप ध्यान में रखना, हेमू जो थे इस युद्ध में पराजित होते हैं, और इसी तरह से दिल्ली पे फिर से कभी कोई हिंदू शासक नहीं बन पाता है, ठीक है। चलिए, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल बिहार। और ये जो था सुर साम्राज्य मैंने आपको करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, इसी तरह बने रहिए। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग, उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है।